हाय गाइस, वेलकम टू प्लास्टिक सर्जन व्लॉग। इस वीडियो के अंदर बहुत स्पेशल केस डिस्कशन होगा। एक छोटा बच्चा था जो कि फर्स्ट टाइम जब मेरे पास आया था तो उसके हाथ की कंडीशन ये थी, हाथ पूरा अंदर की तरफ मुड़ा हुआ था और वो पेशेंट उसको यूज़ नहीं कर सकता था। और अब फुल रिकवरी के बाद में जो पेशेंट की कंडीशन है वो ऐसी कि वो हाथ जो है वो पूरा स्ट्रेट हो गया है और पेशेंट उसको यूज़ कर रहा है और फंक्शनल इंप्रूवमेंट काफ़ी हो गया है। ये एक बहुत ही रेयर डिफॉर्मिटी है जो कि मतलब आपको नहीं देखने को मिलेगी, बहुत रेयरली देखने को मिलती है। इसका अगर हम लोग देखेंगे कि कितने % पेशेंट में होती है तो ये होती है जो 1.5 लाख 2 लाख बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से ये एक ही बच्चे के अंदर होगी। तो ये बहुत कॉमनली या जिसको बोलेंगे ऐसे रेयरली भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। इसको हम लोग क्लब हैंड डिफॉर्मिटी बोलते हैं। जब पेशेंट मेरे पास आया था, एक्चुअली वो उसकी उम्र कुछ शायद 10 दिन के आसपास की थी। ये छोटी बच्ची थी जो कि 10 दिन की उम्र थी। इसके पेरेंट्स मेरे पास लेके आए थे कि सर डिलीवरी के बाद में हम लोगों को पता पड़ा कि बच्चे को हाथ के अंदर इस तरह से डिफॉर्मिटी, हाथ अंदर की साइड में मुड़ा हुआ है, तो इसका कुछ सर्जरी करके ठीक कर सकते हैं क्या। और डेफिनेटली उनका कंसर्न यही था कि क्योंकि वो फीमेल चाइल्ड है तो आगे चल के उसको प्रॉब्लम आएगी, सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम होगी और हाथ की डिफॉर्मिटी भी ज़्यादा थी। तो ऐसे पेशेंट के अंदर सवाल ये आता है कि उस टाइम पे ही सर्जरी क्यों नहीं करी है। अभी जब आप बता रहे हैं वीडियो बच्चे का, तो वो तो बच्चा कुछ 1.5 साल का हो गया है, तो सर्जरी इतनी लेट क्यों करा, पहले क्यों नहीं करा। देखिए इसका रीज़न ये होता है कि जब भी कोई डिफॉर्मिटी आपको बच्चों में पता पड़ती है, हैंड डिफॉर्मिटी के बारे में बात करूंगा, जैसे क्लेफ्ट लिप होता है, होंठ कटा होना, ये सब भी डिफॉर्मिटीज़ होती है। ऐसे हैंड डिफॉर्मिटी के बारे में अगर बात करूंगा मैं, तो वो हम लोग तब सर्जरी करते हैं जब बच्चा उस हैंड को मोर एक्टिवली यूज़ करना स्टार्ट करता है, जो कि उस रफली होता है 1 से 1.5 साल की उम्र के आसपास। और 1 से 1.5 साल की उम्र हो जाने के बाद में उसमें इतनी उसकी शरीर के अंदर जिसको बोलते हैं वो कैपेसिटी आ जाती है कि वो सर्जरी का जो लोड होता है उसको बेयर कर सकता है ईजिली, राइट। इसलिए इस बच्चे की सर्जरी को भी मैंने इसी एज में, जब उसकी 12 महीने से ऊपर एज हो गई थी, तभी इसको करना प्रेफर करा है। जब बच्चा पहली बार आया था मेरे पास में तो देखा उसका हैंड में डिफॉर्मिटी है। और जब भी कोई ऐसा बच्चा होता है जिसको कि कुछ डिफॉर्मिटी लेके वो पैदा होता है, जैसे कि होंठ कटा हुआ है या तलवे मुंह के अंदर छेद है या फिर कान के अंदर कुछ डिफॉर्मिटी है या फिर हाथ में या पाँव में उंगलियां ज़्यादा है, तो ऐसी डिफॉर्मिटी के बच्चों में आपको उनको प्रॉपरली चेक करना होता है कि इसके अलावा और कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है और कोई विकृति तो नहीं है। तो यहीं पर भी मैंने वो करा, फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, तो उसमें पूरा सर से लेके नीचे तक देखना होता है कि कुछ और डिफॉर्मिटी तो नहीं है। तो चेक करने के बाद पता पड़ा कि इसको डिफॉर्मिटी के इसको सिर्फ एक जो हैंड के अंदर डिफॉर्मिटी जिसको हम लोग क्लब हैंड बोलते हैं वो वही डिफॉर्मिटी और बाकी कुछ नहीं है। तो ये तो एक एग्जामिनेशन हो गया। इसके बाद में हम लोग को पेशेंट का सोनोग्राफी भी कराना पड़ता है, हार्ट का 2D को भी कराना पड़ता है। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि बच्चे को हाथ में प्रॉब्लम है, आप बोल रहे हो छाती का हार्ट का 2D को कराओ, सोनोग्राफी कराओ पेट की, ये क्या है भाई। हाँ, और लोगों को डाउट होने लगता है कि यार डॉक्टर ये क्यों लिख रहे हैं, डॉक्टर मतलब अच्छा डॉक्टर नहीं। देखिए ये पार्ट होता है प्रोटोकॉल का। ऐसे बच्चे जिनमें कि कोई बाहर से विकृति है उनमें काफ़ी चांसेस है कि अंदर की साइड में भी उनके अंदर कुछ विकृति हो, जैसे कि दिल के अंदर छेद हो सकता है या फिर किडनीज़ में कुछ डिफॉर्मिटी हो सकती है या बाकी किसी ऑर्गन में। तो वो हम लोग पहले पता लगा लेते हैं, राइट। और वो पता लगने से हमको ये पता पड़ जाता है कि अगर ये कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम का पार्ट तो नहीं है, क्योंकि कई बार एक विकृति दूसरी विकृति से जुड़ी हुई होती है। तो हम लोग को अगर वो पता पड़ जाता है तो मैनेजमेंट करना ईजी होता है। तो वो करवाना हर पेशेंट के लिए मतलब एक प्रोटोकॉल के अंदर ही होता है। वो हम लोग को पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं तो पेशेंट फिर रेडी हो जाता है उस चीज़ के लिए। लेकिन हम लोग ये बोलेंगे हाँ जाके सोनोग्राफी करवा लो उनको बिना समझाए, तो फिर वो लोग को भी डाउट होता है। तो ये करवाने के बाद में फिर इसका एक चीज़ और करवानी होती है। मतलब मैंने इसमें पेशेंट में CBC भी करवाया था, वो देखने के लिए पेशेंट को न्यूट्रोपीनिया तो नहीं है। न्यूट्रोपीनिया एक बीमारी होती है जिसमें आपकी न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है नेचुरली, डिफेक्ट की वजह से डेफिनेटली। और ऐसे पेशेंट जिनके अंदर की क्लब एंड डिफॉर्मिटी होती है इनके अंदर चांसेस होते हैं कि इनके अंदर ये न्यूट्रोपीनिया वाला प्रॉब्लम भी हो जाए। तो वो रूल आउट करने के लिए और बाकी भी डिफॉर्मिटी होती है वो रूल आउट करने के लिए आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने पड़ते हैं। वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाए, वो सब नॉर्मल थे। तो पता लगा कि पेशेंट को क्लब एंड डिफॉर्मिटी है जिसमें कि उसकी रेडियस हिलना। अब इसका पेशेंट का अगर एक्सरे देखेंगे तो आपको पता पड़ेगा इसकी जो हाथ की दोनों बोन्स है वो भी मुड़ी हुई है, राइट। और हाथ तो काफ़ी ज़्यादा मुड़ा हुआ था। तो जब बच्चा 1 ईयर का हो गया तो इसकी सर्जरी कर दी थी। बाय द वे इसकी स्टार्टिंग जो फर्स्ट विजिट थी उसका वीडियो, उसके बाद में सर्जरी का वीडियो, ये सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप देख लो तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके साथ में दूसरे बच्चे जो कि जिनकी कि मैंने सर्जरी करी है या फिर ऐसी जो कंजेनाइटल एनोमली जिसको हम लोग जन्मजात विकृति बोलते हैं, ऐसे बच्चों की वीडियो भी मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। आप वो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख लो कंजेनाइटल एनोमली करके प्लेलिस्ट, तो आपको और ज़्यादा अच्छा तरह समझ में आएगा, राइट। सो
पेशेंट की एज जब हो गई 1 ईयर के आसपास तो सर्जिकली डिसाइड करा। सर्जरी करने के बाद में अभी जो पेशेंट का हाथ है वो काफ़ी सही हो गया है। ये वीडियो देखिए आप, मैंने इंस्टाग्राम पे डाला हुआ है वाला वीडियो। और इस बच्चे का हम लोगों ने क्लब एंड डिफॉर्मिटी करेक्ट करा था और डिफॉर्मिटी करेक्ट हो गया है। अब पेशेंट को स्प्लिंट यहाँ पे लगाना है, स्प्लिंट लगा के रखना है यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम। मोस्टली नाइट के टाइम पे स्प्लिंट लगा के रखेंगे तो जो डिफॉर्मिटी है वापस से रिकर नहीं होगी, क्योंकि इसकी पेशेंट की बोन्स होती है वो बेंड ही होती है। हमने यहाँ पे ऑस्टियोटॉमी नहीं करा है, हम लोगों ने जो भी करेक्शन करा है वो रिस्ट के लेवल पे करा है, तो इसलिए हम लोग को उसको मेंटेन रखने के लिए स्प्लिंट लगाना पड़ेगा। स्प्लिंट भी नाइट टाइम, दिन के टाइम पे पेशेंट खूब खेलेगा कूदेगा ताकि वो ये हाथ को यूज़ करेगा। और ये डिफॉर्मिटी बहुत रेयर होती है, मतलब ये 1.5-2 लाख बच्चों में एक में मिलती है। सो ये बहुत रेयर चाइल्ड है और आज ये रो नहीं रही है, ये आज खुश है, वरना ये हमेशा मुझको देख के रोती है। इसका नाम भूल गया मैं, नाम क्या था? दिवांशी बड़ी हो जाएगी तो देखेगी। तो राइट, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम वाला, ये इस वीडियो के अंदर पेशेंट का हाथ देखेंगे आप तो बहुत कुछ स्ट्रेट हो गया है। अब क्या है, अब इसको फिजियोथेरेपी मतलब एक्सरसाइज होता है जिसमें मसाज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं। ये कब तक करनी है? ये 14-15 साल की उम्र तक करनी, जब तक कि इनकी बोन की ग्रोथ होती रहती है। और स्प्लिंट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पट्टा लगाना, हाथ पे पट्टा कब तक लगाना है? तो देखिए, दिन के टाइम पे हम लोग पट्टा नहीं एडवाइस करने के लिए बोलते हैं। 4 to 6 वीक्स लगा लिया स्प्लिंट वो ठीक है, लेकिन दिन के टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि वो पट्टा वगैरह मत लगाओ, बच्चे को खेलने दो। जितना ज़्यादा वो उस हाथ को यूज़ करेगा वो उतना ज़्यादा ही नॉर्मल फील करेगा, नॉर्मल होएगा। तो दिन के टाइम पे पट्टा नहीं लगाते, लेकिन रात के टाइम पे जब बच्चा सोता है तो प्रेफर करते हैं कि हम लोग उसके हाथ में पट्टा लगा दें ताकि हाथ मुड़े नहीं, क्योंकि रात का टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जबकि हाथ 7-8 घंटे के लिए ऐसे मुड़ी पोजीशन में रहता है और चांसेस होते हैं कि ये बीमारी वापस से हाथ वापस मुड़ जाए। मैंने पेशेंट को कम से कम भी तो 20-25 मिनट बैठ के समझाया कि देखिए स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रात के टाइम पे पट्टा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये करो तो ये डिफॉर्मिटी वापस नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। बस आपको इतना करना है। हम लोग का सर्जन का काम हो गया है, अब आपका काम स्टार्ट होता है तो आपको ये करना है। सो ये एक डिफॉर्मिटी थी, मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए और पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा डिफॉर्मिटी को करेक्ट करके, क्योंकि बहुत रेयर केस होते हैं और रेयर केस मिलने में एक सर्जन को भी बहुत मज़ा आता है जब ऐसे वो रेयर केसेस करता है, तो उसकी जो सर्जन की जो भूख होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। भूख तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन मैं आई डू रेस्पेक्ट ऑल दीज थिंग्स एंड आई डू फील ग्रेटफुल फॉर ऑल दीज थिंग्स। सो ये पेशेंट था जो कि मैंने आपके साथ शेयर करा है। मैं प्रेफर करूँगा प्लेलिस्ट के बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं फॉर जनरल इन्फॉर्मेशन ओनली, सो आपको और ज़्यादा आइडिया आ जाएगा। दैट इज़ ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।